discussed? Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. So, chapter 4, Animal Kingdom, we are discussing. First topic of this chapter is basis of classification. Levels of organization is the first out of all the bases. Means there are few bases on which we divide or classify the animals. Out of those few bases, first basis is the level of organization. First point is, or we can say first heading under which we classify organism is on the basis of level of organization. Means उनकी बॉडी किस लेवल पे है, उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं वो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं. यहाँ पर 4 तरीके के ऑर्गेनिजम्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है. सबसे पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. एग्जाम्पल स्पॉन्जेस में, जिससे स्पॉन्जेस होती हैं, सबसे लोअर एक्वेटिक एनिमल्स हैं स्पॉन्जेस, जो सिर्फ सेल के एग्रीगेट से बनी है, बहुत सारे सेल से कलेक्टेड तरीके पे रह रहे हैं और लूज सेल्स का एग्रीगेट है वो स्पॉन्ज बना देता है, स्पॉन्ज नाम का क्रीचर बना देता है. तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो गई है, सेलुलर लेवल हो गई इनकी ऑर्गेनाइजेशन. Is it clear? First level of organization is cellular level. In that, there is just the organism is just made of loose cells of loose aggregates of cells. Second level, अब सिर्फ ऐसा एक वॉल्यूम ऑफ सेल्स और मास ऑफ सेल्स नहीं होगा, अब सेल्स लेयर्स में अरेंज होंगे एंड लेयर्स टिश्यू कहलाएंगी. Tissue level of organization, this will be called as tissue level of organization. Example, in coelentrates, cells doing the same function form tissues. Coelentrates में जो भी cells एक ही तरह का काम कर रहे हैं वो टिश्यू बनाते हैं. coelentrates से शुरू होता है. दिस इज सेकेंड एनिमल विच कम्स आफ्टर स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस के बाद जो सेकेंड एनिमल हम पढ़ते हैं वो coelentrate फाइलम ही पढ़ते हैं. तो उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर सेलुलर लेवल ना मिलकर टिश्यू लेवल मिल रहा है. ओके, नाउ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब उससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया. टिश्यूज के बाद ऑर्गेनिज्म में जो और हायर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए उनके अंदर ऑर्गन्स बनने लगे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया. एग्जाम्पल, प्लैटीहेल्मिन्थस जो फ्लैटवर्म्स हैं. टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फॉर्म ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. जो प्लैटीहेल्मिन्थस टिश्यूज या फ्लैटवर्म की बात हो रही है, फ्लैटवर्म के जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गन के अंदर ऑर्गेनाइज हो गए हैं, स्पेशलाइज हो गए हैं. जैसे कि फ्लैटफॉर्म्स में कैसे ऑर्गन्स होते हैं, उनके आई स्पॉट्स होते हैं, प्लेनेरिया बनाते हैं. प्लेनेरिया एक फ्लैटफॉर्म है. रीजनरेशन के लिए जो 3 पार्ट्स में कट हो जाता था वर्म और उसके बाद वो अपने पार्ट्स ग्रो कर लेता था, तो वो एक फ्लैटफॉर्म प्लेनेरिया है. उसके अंदर आप आई स्पॉट्स बनाते हो, हेड रीजन बनाते हो, उसके अंदर उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी होती है, टेल सा रीजन होता है उसका. ठीक है, तो उसके अंदर ऑर्गन्स मिलते हैं. तो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया उस एनिमल का. यानी कि अगर हम डिसेक्शन करेंगे किसी प्लेटफॉर्म का तो हमको अंदर उसके ऑर्गन दिखेंगे, यानी वो एनिमल ऑर्गन से मिलके ऑर्गन उसके अंदर मिलते हैं, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो गई. फोर्थ क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उससे ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स, मतलब हायर एनिमल्स. तो एनालिड्स से शुरू हो जाता है ये. एनालिड्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो कि सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स, ऐसे कीड़े जो जिनकी बॉडी पे ऊपर से धारीदार सेगमेंट्स होती हैं, उनको उनसे ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हो जाता है. मतलब उनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, उनकी बॉडी में पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सिस्टम मिलने लगेंगे उनकी बॉडी में.
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनका सबसे ज्यादा हायर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now symmetry, the second basis on which we classify organism is symmetry. That means asymmetrical. कुछ एनिमल्स जो कि जैसे स्पॉन्जेस हैं, वो उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो वो क्या है, एसिमेट्रिकल हो गई, तो वो अलग ही कर दी गई सिमेट्री के बेसिस पे, तो उनमें दे हैव नो सिमेट्री. दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स with any imaginary plane, whether it is vertical or radial. No plane can ever divide a sponge into the equal halves, so it is asymmetrical organism. But उनको छोड़कर बाकी सारे organisms या तो वो radial symmetry रखते हैं और they will have bilateral symmetry. और किसी किसी animals के लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है, जबकि बाद में एडल्ट में वो रेडियल बन जाता है. तो ये एक ऐसी चीज होती है जो कि एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिकॉज नेचुरली जो बायलेटरल सिमेट्री है वो मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है. बट उल्टा कैसे हो गया? उल्टा कैसे हुआ कि इसमें लार्वा में तो क्या थी, बायलेटरल सिमेट्री थी, बट एडल्ट में आते आते वो रेडियल हो गई, मतलब लेस कॉम्प्लेक्स चीज में बदल गई, बिकॉज उसका एनिमल ही उस फॉर्म का बना, एडल्ट एनिमल ही उस फॉर्म का बना. जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश के भी लार्वा में बायलेटरल होती है, बट स्टारफिश जब पूरी एडल्ट हो जाती है तो इट बिकम्स अ रेडियल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म. ऐसा देखा जाता है. और ऐसा भी देखा जाता है कि जो लार्वा है वो रेडियल है, बट बाद में एडल्ट क्या है, बायलेटरल है. तो बायलेटरल सिमेट्री क्या होगी? एग्जाम्पल एनालिड्स में होती है बायलेटरल सिमेट्री, आर्थ्रोपोड्स में होती है, मतलब एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एबल टू imaginary plane is able to divide that organism into two equal halves, left and right halves में बढ़ने वाली सिमेट्री जो होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है. और रेडियल सिमेट्री, through a radius, any radius we cut, we get a equal halves, that is the radial symmetry. Is it clear? Yes, Is it clear to ma'am. everyone? Yes, ma'am. Okay, now embryonic layers arrangement, diploblastic, triploblastic, इसके अंदर क्या है? In this, there is on the basis of germ layers. I told you that organism is made up of germ layer. That means the layer of tissues that will make the organs out of it. तो ऐसी 3 layers अगर हैं बॉडी में तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, और 2 है तो डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा. एंड जो 2 लेयर्स हैं उसके अंदर उनके नाम दिए हुए हैं कि बाहर वाली एक्टोडर्म होती है, अंदर वाली एंडोडर्म होती है. एग्जाम्पल सीलन ट्रेट्स विद एन अनडिफरेंशिएटेड मेसोग्लिया लेयर बिटवीन देम. और सीलन ट्रेट एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज मेसोडर्म के अंदर क्या होती है, डिफरेंशिएटेड नहीं होती, कह सकते हैं फॉल्स मेसोडर्म होती है, और जिसे मेसोडर्म कह भी नहीं सकते क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं है. जो चीज़ कंप्लीट नहीं होती उसको कहते नहीं है. और मीजोग्लिया है, उसको मीजोग्लिया, उसका नाम भी अलग है, इसी वजह से वो डिफरेंट है मीजोडर्म से, तो इसलिए उसको मीजोग्लिया नाम से प्रेजेंट करते हैं. और एक्चुअली में वो कह सकते हैं कि ए सेलुलर है, ए सेलुलर या फिर प्रोटीन की बनी हुई लेयर सी है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म को सेपरेट कर रही है जस्ट. अब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो उसमें पर्टिकुलरली 3 लेयर्स होती हैं. We'll have 3 layers: ectoderm external, then middle mesoderm, and then internal endoderm. ठीक है, ectoderm outer to inner side, ectoderm, mesoderm, endoderm. एग्जाम्पल क्या है? प्लैटीहेलमिन्थिस. प्लैटीहेलमिन्थिस प्लेटफॉर्म से शुरू हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, तो ये याद रखना है कौन सा कैरेक्टर कौन से फाइलम से शुरू हो रहा है. अभी हमने बोला स्पॉन्जेस में एसिमेट्री, then coelentrates में radial symmetry, and then we have said that diploblastic organism है आपके coelentrates, triploblastic organism है platyhelminthes. सीलोम क्या है? कैविटी. बॉडी वॉल के बीच में और गट के बीच में मीजोडर्म में कैविटी होती है. ठीक है, बॉडी वॉल्स के बीच में मीजोडर्म नाम की लेयर में कैविटी होती है. कैविटी मतलब जगह होती है.
एसिलोमेट्स, नो सिलोम, ऐसे एनिमल्स जिनमें जगह नहीं होती है, ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें जगह नहीं है। जैसे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में तीनों लेयर चिपक के हैं एक दूसरे के, और वो क्या है, उनके बीच में जगह नहीं है, तो वो एसिलोमेट्स है। बट सीडोसिलोमेट्स में क्या होता है, कहीं पे जगह होती है, कहीं पे जगह नहीं होती है, बीच बीच में मतलब फॉल्स कैविटी होती है। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, बट मेसोडर्म इज फाउंड इन प्लाटिक पैचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। पैचेस में मिलता है, तो कोई चीज पैचेस टुकड़ों में मिल रही है, इस वजह से उसे सीडोसिलोम कहते हैं। एनिमल्स क्या है, एग्जांपल क्या है, एस्केलमेंथिस है। एस्केलमेंथिस प्लेटफॉर्म से नेक्स्ट आने वाले वॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म के नेक्स्ट में आते हैं, और सीडोसिलोमेट है वो, और वो एस्केलमेंथिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एस्केलमेंथिस। राउंड वॉर्म, सिलोमेट। सिलोमेट क्या बोलते हैं, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स हैविंग ट्रू सिलोम। ये एनालिडा भी सिलोमेट है, आर्थ्रोपोड्स भी सिलोमेट है, और उनके बीच में सही से बॉडी कैविटी भी होती है, ट्रू सिलोम है उनके। सेगमेंटेशन, कुछ एनिमल्स को सेगमेंटेशन बाहर से दिखने वाली धारियों के बीचेस पे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पे सेगमेंट्स ही सेगमेंट्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अर्थवर्म जनरल ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम देखते हैं तो उसके केचुए के ऊपर पूरी सेगमेंट्स होती हैं, और इस तरह की बराबर बराबर सेगमेंट्स को मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं, और इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होती है, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मेसोडर्म से बनता है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर, एंड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द सम एनिमल्स। और ये पीछे की तरफ होता है, कमर की तरफ, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ एनिमल्स की के टाइम पर ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसी के ऊपर क्या बनती है, नर्वस सिस्टम बनता है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनके नोटोकॉर्ड हैं उनको कॉर्डेट्स बोलते हैं, और जिन एनिमल्स की नोटोकॉर्ड नहीं होती उसको पॉरीफेरा कहते हैं। और पॉरीफेरा से इकाइनोडर्म तक ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी नोटोकॉर्ड नहीं है, उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। नोटोकॉर्ड समझने के लिए आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो कि, देखते हैं इसमें है कि नहीं, स्लाइड में होना तो चाहिए, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको कट सेक्शन दिखा रखा है राउंड वॉर्म का। इस राउंड वॉर्म के कट सेक्शन में, ठीक है, माउथ का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपको, अंदर का भी दिख रहा है, एंड कहीं पे भी आपको नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर कुछ दिख नहीं रहा, बिकॉज ये नॉन कॉर्डेट है। ठीक है, एस्करीज से लेकर इकाइनोडर्म्स तक फाइलम में सारे नॉन कॉर्डेट्स, इनमें है ही नहीं नोटोकॉर्ड। एनलिड्स में भी नहीं है, आर्थ्रोपोड्स में भी नहीं है, इनमें है ही नहीं। ठीक है, इकाइनोडर्म्स यानी कि आपके स्टारफिश तक नहीं है नोटोकॉर्ड, उसके बाद नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, अब नोटोकॉर्ड होगी कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जब शुरू होगा, कॉर्डेटा नाम ही इसलिए पड़ा है तो उसमें नोटोकॉर्ड होती है। एक बेसिक प्लान आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसमें नोटोकॉर्ड कहाँ है, वेयर इज द नोटोकॉर्ड, टेल मी। जो आपकी ग्रीन कलर की नर्व कॉर्ड है, ठीक है, नोटोकॉर्ड जो उसके स्टोमोकॉर्ड, देखो आप देख रहे हो स्टोमोकॉर्ड, क्योंकि ये एक ऐसा डायग्राम है, ये कॉर्डेटा का डायग्राम नहीं है, हेमिकॉर्डेटा का डायग्राम है, तो इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ गले के पास है, स्टोमोकॉर्ड रीजन में दिख रही है, स्टोमोकॉर्ड बोला गया है उसको, बिकॉज ये आपका एक कह सकते हैं हेमिकॉर्डेटा का डायग्राम है। मैं इससे बताना चाह रही थी, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम दिस, बिकॉज इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ माउथ रीजन में रहती है, हार्ट के पास। ठीक है, मतलब close to the heart and near the mouth is there hemichordata. It is a link between chordate and non-chordate. It is कि नॉन कॉर्डेट, इससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म नॉन कॉर्डेट हैं, इसके बाद वाले ऑर्गेनिजम्स कॉर्डेट हैं, तो हेमिकॉर्डेट में ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों को लिंक करते हैं, यानी कि कुछ फीचर जिसमें अभी भी नॉन कॉर्डेट्स के हैं, कुछ फीचर्स कॉर्डेट्स के हैं, तो
कॉर्डेट का फीचर यहाँ पे सिर्फ एक है, जो कि स्टोमोकॉर्ड नाम की स्ट्रक्चर की वजह से इसमें है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉर्डेट्स का डायग्राम, जनरल बेसिक प्लान ऑफ कॉर्डेट्स, जिससे हमें पता चलेगा नोटोकॉर्ड कहाँ है। कैन यू सी मसल सेगमेंट्स, मसल्स दिख रही हैं आपको, वी शेप में मसल्स दिख रही हैं। एंड नोटोकॉर्ड वो स्ट्रक्चर है जिससे मसल्स जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अ स्ट्रक्चर विच इज देयर इन द सेंटर, एंड इस स्ट्रक्चर से, अब यहाँ देखो, यहाँ बी वाले फिगर में नोटोकॉर्ड मेंशन कर रखी है। ये एक ऐसा लाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टिफ स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म के मसल्स, बैक के मसल्स जुड़े रहते हैं। ये देखो यहाँ पे फिश में कितने आराम से यहाँ पे मसल्स की पूरी ऐसे करके वी शेप की मसल्स ऐसे करके पूरे जुड़े हुए हैं। तो सेंटर की नोटोकॉर्ड से जुड़े हैं वो सारे मसल्स, सपोर्ट देने के लिए होता है। तो इट इज गिविंग अ एंड यही एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, कुछ ये एनिमल्स जो बड़े होते हैं तब इनकी यही नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। नोटोकॉर्ड ओनली चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम एंड दे ऑर्गेनिज्म विल कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा। ऐसे एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मिलता है उन्हें वर्टिब्रेटा बोलते हैं। इज इट क्लियर कि हमने नोटोकॉर्ड की बारे में समझा कि वो एक ऐसा क्लासिफिकेशन का बेसिस है, इट्स अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes. Yes, ma'am. ये फ्लो चार्ट है, कैन यू सी दिस फ्लो चार्ट? Yes. बॉडी कैविटी एसिलोमेटा, ठीक है, यानी कि ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी कैविटी नहीं है, नो बॉडी कैविटी, बट उसकी जगह मीजोकाइम है। मीजोकाइम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि फिल कर देती है बॉडी की स्पेस को, मीन फिलिंग टिश्यू है एक। जैसे कि हमने प्लांट में पढ़ा है कि पैरेन्काइमा एक फिलिंग टिश्यू होता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पैरेन्काइमा होता है। तो ऐसे ही जहाँ पर इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई स्पेस होगी थोड़ी बहुत, तो उसके अंदर मीज़ीकाइम भरा रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उसमें स्पेस है ही नहीं बिल्कुल भी, देयर इज नो स्पेस, सारी स्पेस भरी हुई है मीज़ीकाइम सेल से। एंड फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस इसका एग्जांपल है। एंड फेट ऑफ ब्लास्टोपोड मींस ऐसा स्ट्रक्चर जो एनस बनता है, उसके बेसिस पे प्रोटोस्टोम और डोट्रोस्टोम इनमें बांटा गया है यूसिलोमेटा को। ठीक है, यूसिलोमेटा कौन है? इसके अपोजिट, एसिलोमेटा के अपोजिट, मतलब एसिलोमेटा में कोई बॉडी कैविटी नहीं है, बट यूसिलोमेटा में ट्रू बॉडी कैविटी है। तो ट्रू बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म नाम की लेयर से भी लाइंड है, वो दो में बांटी गई है, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। एंड ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें जो पहला पोर होता है एम्ब्रियो का, वो माउथ बनता है। एंड ड्यूटेरोस्टोमा में जो ब्लास्टोपोर होता है, मतलब पहला पोर होता है एम्ब्रियो का, वो एनस बनता है। एम्ब्रियो की स्टेज है एक ब्लास्टोपोर बनाने की। ब्लास्टोपोर मतलब एक ट्यूब जैसा और एक ओपनिंग बनाने का, पहला ओपनिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाने का, गोल स्ट्रक्चर बनाने का। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो कि ये सामने लिखे हैं, इन ऑर्गेनिज्म में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोड में, मोलस्का में, जो प्रोटोस्टोम होता है, यानी कि पहला जो होल होता है, वो होल माउथ में डेवलप होता है, इट बिकम्स माउथ। बट ड्यूटेरोस्टोम में उल्टा होता है, इनमें जो ब्लास्टोपोर होता है वो एनस बनाता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ सूडोसोलोमेटा। सूडोसोलोमेटा आपको पता ही है, there will be a false cavity, that means somewhere there is cavity and somewhere there is no cavity. So false body cavity is there, pseudoxylem. Body cavity is not lined by mesoderm. And phylum Aschelminthes इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर 10 फाइलम्स में आपको ऑर्गेनिज्म दिखा दिए। फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेस एसिलोमेटा में बता दिया। और भी फाइलम्स हैं, सिलोन्ट्रेट जिसमें नहीं दिखा रखे, स्पॉन्जेस इसमें नहीं दिखा रखी हैं। ठीक है, तो और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहाँ नहीं दिखा रखे। इनके अलावा 2-3 और ऑर्गेनिजम्स के फाइलम्स भी हैं।
क्योंकि यहाँ पे इनको एग्जाम्पल देने थे एसिलोमेट, सिलोमेट और ट्यूसिलोमेटा के, इसलिए इन्होंने वही स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए। नाउ ये स्पॉन्जेस शुरू हो रही हैं। ये स्पॉन्जेस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप जो देख रहे हो। किस तरीके से इसमें बता रखा है कि ये कैसे सेल्स कह सकते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरे ऐसे टिश्यूज कह सकते हैं कि इससे कवर्ड हैं। लेयर्स इनकी बॉडी की ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। किसी के अंदर बहुत सारे पोर्स होंगे, पोरस होगा, तो वो क्या बन जाएगा? स्पॉन्ज नहीं बन जाएगा। तो बिकॉज ऑफ इट्स पोर्स, because of large number of pores are there on lining on the body, it is known as a porifera. इस फाइलम को porifera भी कहते हैं। Is it clear? इनका नाम porifera क्यों पड़ा? Because of the pores. The body is lined by pores. अब इन पोर्स का आप देखो स्ट्रक्चर भी देखो, यहाँ पे पोर का आराम से स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है कि वो पोर के दोनों तरफ एक चैनल जैसा ये है। बीच में तो पोर है पर दोनों तरफ एक चैनल जैसा है। और यहाँ पर उसके लेयर में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब जिनके अंदर मूव होने वाला फ्लैजिला है, और उन सेल्स को कॉलर सेल्स बोला है। क्या बोला है? कॉलर सेल्स। ये एक ऐसा पोर है जो टॉप में रहता है, ऑस्क्यूलम इसको बोलते हैं। स्पॉन्ज के बिल्कुल टॉप में होता है हर स्पॉन्ज के। तो यहाँ से क्या होता है, साइड के पूरे बॉडी वॉल के पोर्स तो पानी अंदर आता है, ठीक है। एनवायरमेंट से सारे पोर्स से पानी अंदर आता है। ये पानी में आए हुए कीड़ों को खाकर और बैक्टीरियाज वगैरह को अपने अंदर फंसाकर खाकर ही अपना पेट भरती हैं। तो पानी इनमें इनके साथ फूड भी लाता है, और उन फूड को यहाँ पर सेल्स ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एनर्जी पाते हैं, और जो वेस्ट होता है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। वेस्ट गो आउटसाइड फ्रॉम द ऑस्क्यूलम। इज इट क्लियर टू यू? Daksh, it is clear to you? Daksh has gone. You can see a sponge of sea under the water, and then here some points are written, some very, we can say, identifying feature of a sponge. So animal kingdom के चैप्टर में आपको यही करना है। जो भी एनिमल आप पढ़ोगे उसके आपको 10 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं एंड एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको उस ऑर्गेनिज्म के। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। हर ऑर्गेनिज्म के आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो स्पॉन्जेस के कैरेक्टर क्या हैं? वो सेसाइल हैं, या फिर वो फ्री स्विमिंग भी हो सकती हैं। जनरली सेसाइल होती हैं। सेसाइल मतलब क्या होता है? स्पेलिंग यहाँ गलत है, सी से नहीं होती, एस से होती है इसकी स्पेलिंग सेसाइल की, SESSILE। फ्री सेसाइल मतलब सिडेंट्री, जो जुड़ी रहेंगी अपने समुद्र के बॉटम से, सी फ्लोर से अटैच्ड रहें, अगर किसी रॉक से मूव ना करें, अपनी जगह ना छोड़ें, उन्हें सेसाइल बोलते हैं। सेसाइल और फ्री स्विमिंग बोला है। सेसाइल और फ्री स्विमिंग मीन्स कि हम चेक कर लेते हैं, मुझे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। Of an organism, example, a barnacle fixed in one place. हाँ, तो सही है, करेक्ट है। सेसाइल मीन्स यहाँ बॉटनी के प्रेजेंस में भी बताया हुआ है। सेसाइल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स हैविंग नो स्टॉक। ऐसे पत्ते जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तने से, उनके अंदर कोई स्टॉक नहीं होता, मतलब वो डायरेक्टली ही अगर प्लांट से जुड़े हो तो मूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि मूव कैसे करेगा कोई जब किसी का हैंडल होगा। ऐसा हैंडल जैसा कोई स्टॉक ही नहीं होता उसके पास, तो सेसाइल हो जाता है। एंड सेसाइल वो ऑर्गेनिज्म जो फिक्स्ड होता है। तो मैं सही बता रही थी। एंड या तो वो सेसाइल होंगी या वो फ्री स्विमिंग। कुछ ऐसी भी स्पॉन्जेस हैं जो फ्री स्विमिंग होती है। उनकी सिमेट्री कैसी होगी? रेडियल सिमेट्री होगी। वर्ड क्या है? नाइडेरिया होना चाहिए वर्ड। यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग मिस्टेक है, नाइडेरिया वर्ड है। नाइडेरिया वर्ड सेकंड फाइलम को रिप्रेजेंट करता है। द नाइडेरिया वर्ड इज
representing the second phylum, and इसकी स्पेलिंग बनेगी CNIDI, नाइडेरिया, CNIDARI, नाइडेरिया। ठीक है, तो ये नाइडेरिया के फीचर्स हैं। हम इन्हें स्पॉन्जेस के फीचर्स सोच रहे थे, बट दीज आर द फीचर्स ऑफ नाइडेरिया। स्पॉन्जेस में क्या बताया है? स्पॉन्जेस में ये डायग्राम स्पॉन्जेस का है। दिस येलो इज द स्पॉन्ज, ठीक है, दिस इज अ स्पॉन्ज, बट द पॉइंट्स आर these पॉइंट्स आर ऑफ नाइडेरिया। आपने देखा होगा नाइडेरिया में हाइड्रा की बात होती है। नाइडेरिया इज हैविंग अ हाइड्रा लाइक ऑर्गेनिज्म। और हाइड्रा आप कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते थे, 10th में बनाया है आपने। टेंटिकल्स होते हैं, एक जगह से अटैच रहता है, तो बेस होता है, एक स्टॉक जैसा होता है और एक टेंटिकल्स। तो हाइड्रा एक नाइडेरिया है। हाइड्रा इज सेसाइल ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं उन ऑर्गेनिज्म के जो कि आपके फ्री स्विमिंग भी होंगे। जैसे कि हाइड्रा का ही एक सिलेंड्रेट का ही एक मेंबर है मेडूसा। मेडूसा क्या है? मूव करता रहता है, फ्री लिविंग है, जेलीफिश जैसा होता है। जेलीफिश तो मूव करती ही रहती है हर जगह। ये स्पॉन्जेस के डायग्राम है, और ये स्पॉन्जेस का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो स्पॉन्जेस के इन्होंने फीचर्स नहीं लिखे हैं, डायरेक्टली इन्होंने डायग्राम से ही बात खत्म कर दी। डायग्राम समझा दिया, बस उसी से उसके फीचर समझा दिए। कैसे समझा दिए फीचर? कि इसमें एक ऑस्क्यूलम होगा जिससे वाटर और चीजें बाहर जाएंगी। देन सेंट्रल कैविटी होती है, और जो बॉडी वॉल है वो पूरी पोर से अटैच्ड है। पोर को ओस्टिया भी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? मेरे साथ साथ समझ रहे हो डायग्राम से? पोर्स हैं जिनको ओस्टिया भी कहते हैं। इनर लेयर है स्पॉन्ज की, स्पिक्यूल्स नाम के फाइबर्स हैं। यहाँ पर देख रहे हो तुम, स्टार शेप फाइबर्स हैं स्पिक्यूल्स नाम के। वो क्या करते हैं? एक एंडोस्केलेटन बना रहे हैं अंदर ही अंदर। उसके अंदर एक जटिल सपोर्ट दे रहे हैं। कैल्शियम के फाइबर्स होते हैं ये। बोन्स, जैसे हमारे अंदर बोन्स होती हैं, वैसे इनके अंदर स्पिक्यूल्स होते हैं। कॉलर सेल्स है। कॉलर सेल्स मैंने आपको बताया कि लाइनिंग में रहते हैं, जिनके अंदर फ्लैजिला होता है, जो पानी जब वीट करते हैं तो पानी बाहर से अंदर आता है। तो कॉलर सेल्स आर देयर, पोर इज देयर, फ्लैजिला इज देयर, आउटर सेल लेयर्स आर देयर। ठीक है, तो डायग्राम से भी आप बहुत सारे फीचर्स लिख सकते हो। अगर आपको डायग्राम याद है तो यू कैन राइट 10 फीचर्स एटलीस्ट। अब यहाँ नाइडेरिया का जो पॉइंट्स दिए हैं, रेडियल सिमेट्री बताया है, या तो फिक्स्ड होगा, सेसाइल होगा, या फ्री लिविंग होगा। वर्ड नाइडेरिया का मीनिंग बताया है कि नाइडोब्लास्ट सेल की वजह से, नाइडोसाइट्स की वजह से जो टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से इन फाइलम के मेंबर्स का नाम नाइडेरिया पड़ा है। और उन सेल्स से वो स्प्रे करते हैं, उन सेल्स से जो कि उनके बॉडी में बाहर की तरफ होते हैं, और ज़्यादातर टेंटिकल्स के पास होंगे। टेंटिकल्स, जैसे हाइड्रा मैंने बताया था, अभी भी बनाया था कि हाइड्रा के नीचे भी दे रखा है, यहाँ पे देखो डायग्राम दे रखा है, ये रहा। टेंटिकल्स पे पूरी तरह से जो ये जो लंबे लंबे से टेंटिकल्स, मतलब लंबे लंबे थ्रेड जैसे दिख रहे हैं, तो इनके अंदर नाइडोब्लास्ट, नीचे भी डायग्राम में भी दिख रहा है आराम से कि इसके अंदर लाइनिंग होती है नाइडोब्लास्ट सेल्स की। क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइड्रा दिखा रखा है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर दिखा रखे हैं। अच्छा, क्रॉस सेक्शन बताया है तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे हैं। इट इज द क्रॉस सेक्शन, इट इज द मैग्निफाइड इमेज वी कैन से ऑफ दिस हाइड्रा ओनली। इस पोर्शन की थोड़ी सी बड़ी करके मैग्निफाइड करके, नीले बाहर की तरफ है, ऑरेंज अंदर की तरफ है, इसकी थोड़ी सी एक इमेज सी बनाई है इधर। ठीक है, सेल्स को बताने के लिए किस तरीके से एपिडर्मिस है इन ऑर्गेनिजम्स में, मीजोग्लिया है, एट गैस्ट्रोडर्मिस है। यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो डिप्लोब्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि मीजोग्लिया है, मीजोडर्म नहीं है। कौन सी लेयर है? मीजोग्लिया। Is it clear, Aradhya? Are you understanding what I am trying to say? Yes, ma'am. Okay, very good. Now इसमें इंटरनल लेयर के नाम देखोगे डायग्राम में, जो डायग्राम हम देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, उसमें इंटरनल लेयर का डायग्राम में नाम देखें तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जो ऑरेंज तरह की सेल से जो लाइंड है, ये जो अंदर की स्पेस है,
ये क्या है, आपकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है नाइडेरिया में। इसके अंदर खाना डाइजेस्ट होता है, जो भी खाना हाइड्रा अपने माउथ से लेता है, पानी के थ्रू लेता है पोर्स से अंदर, वो इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर, गैस्ट्रोडर्मिस एक ऐसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जहां डाइजेशन टेक प्लेस करता है। वो कहाँ है गैस्ट्रोडर्मिस? इस वाइट स्पेस को बोला है गैस्ट्रोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस से लाइंड है। इस स्पेस को बोला है, यहाँ पे जो ये खाली जगह बीच में जो स्पेस है, जो गैस्ट्रोडर्मिस से लाइंड हो रहा है चारों तरफ से, उसको क्या बोला है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला है। यानी वहीं पर जाके सारी चीजें डाइजेस्ट होंगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट जो है उसको हम लोग देखते हैं। जो ये है एडमेसिया, सियानिमनी, रियनकोलर, ये सब भी क्या है? नाइडेरिया के मेंबर हैं। टेंटिकल्स देख रहे हैं आप, पिंक पिंक कलर के टेंटिकल्स हैं बारीक, और इनके अंदर नाइडोब्लास्ट सेल्स यानी स्टिंजिंग सेल्स होते हैं जो अपने प्रे को पकड़ने में इनकी हेल्प करते हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक विद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मैरीन होते हैं, मतलब सी वाटर में रहेंगे, रेडियली ये सिमेट्रिकल होते हैं एंड डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। दो ही लेयर होती हैं इनमें टिश्यूज की। बॉडी बियर एंड एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिया प्लेट्स दैट हेल्प इन मूवमेंट। और बॉडी के बाहर भी, आउटर रीजन में भी इनके अंदर सीलिया होते हैं जो जब बीट करते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, दीज आर द पॉइंट अबाउट नाइडेरिया ओनली। Body bears and external rows of ciliated plates that help in locomotion। और बॉडी क्या करती है? बियर करती है। बॉडी बियर एंड एक्सटर्नल रोज, मतलब बियर करना मतलब उसके अंदर होते हैं, बॉडी की वॉल के अंदर होते हैं सीलिएटेड प्लेट्स। जैसे आप पैरामीशियम देखते हो, पैरामीशियम के ऊपर आपने क्या देखा है? सीलिया देखा है, बट वो तो किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। पैरामीशियम जस्ट मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था कि एक समझ सको सीलिया की बात चल रही है। टाइनी हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया। तो हाइड्रा में भी बॉडी के अंदर देर आर एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड प्लेट्स, बाहर की तरफ भी सीलिएटेड प्लेट्स होती हैं एंड बायोलुमिनेसेंस इज सीन इन देम। तो ये एक ऐसा मेंबर है जो नाइडेरिया से ही निकला है। पहले ये नाइडेरिया में ही काउंट होता था, पर अब इसे अलग कर दिया गया है। इसको कोम जेलीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोम जेलीज। नीचे डायग्राम देख रहे हो? नीचे डायग्राम में दिखेगा आपको कि राउंड जैसा मेलन जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे अभी खरबूजे आ रहे हैं वैसा स्ट्रक्चर है। और बीच बीच में धारी जो है, वो धारी एक्चुअली में क्या है? टीन्स है, यानी टीनोफोर्स इनका नाम है, टीनोफोरा। और टीन्स मतलब इनके अंदर सीलिएटेड रोज हैं, 8 ऐसी रोज हैं, मतलब धारियां हैं जिसके अंदर सीलिया होते हैं। नीचे की तरफ इनका माउथ है, फेरिंग्स है इनके पास, और इनका स्टमक है, एनल पोर है इनके पास। तो ये एक ऐसे एनिमल्स हैं। दो जो है फ्लैजिला इनके पास बहुत बड़े बड़े वाले होते हैं। एंड ओरिजिनल का भी फोटो साइड में दे रखा है। एंड दे प्रोड्यूस लाइट। ये कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन अपने अंदर करते हैं जो खुद के अंदर से लाइट निकालते हैं। ठीक है, एंड इसी प्रॉपर्टी को, लाइट प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? yes, ma'am. ओके, गुड। नाउ बात आती है डाइजेशन की। मैं आपको बता ही चुकी हूँ डाइजेशन की बात, तो कि वो अंदर की जो कैविटी है उसके अंदर ये हो गया,
थैंक यू। तो ये यहाँ पर क्या है कि उसके अंदर डाइजेशन होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर डाइजेशन, क्योंकि ये जो जूसेस हैं, डाइजेस्टिव की एंजाइम्स हैं, वो अंदर की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की लाइन से ही निकलती हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर की जो लाइन है, ये क्या होता है, जूसेस को निकाल निकाल के इस कैविटी के अंदर भरती रहती है। और वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो टेंटिकल्स के मदद से, यहाँ पर जो ओपनिंग है हाइड्रा में, उसकी मदद से जो अंदर आए हैं चीजें, अंदर जो भी चीजें अंदर आई होंगी फूड के साथ फॉर्म में, पानी के साथ आ गई होंगी, क्योंकि ये भी एक्वेटिक है। तो any food material goes inside the gastrovascular cavity, and gastrovascular cavity is releasing the enzymes for its digestion. So we say that coelentrates में, नाइडेरिया में digestion gastrovascular cavity में होता है। Is it clear? और टीनोफोर्स की बात करें तो इसके अंदर एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड प्लेट्स, डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर, बाहर भी ये डाइजेस्ट कर सकती हैं अपने प्रे को, और अंदर भी डाइजेस्ट कर सकती हैं अगर ये खाती हैं माउथ से। बायोल्यूमिनेसेंस देखा जाता है इन कोन जेलीज में, एंड सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं होते, एंड फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब ये अपने बच्चों को जन्म देती हैं। एंड इनके जो बच्चे हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग्स हैं टीनोफोर्स के, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि वो लार्वा फॉर्म एडल्ट फॉर्म से अलग होते हैं। जैसे कि आप देखोगे फ्रॉग भी जो है, फ्रॉग में जब पानी के अंदर एग फर्टिलाइज हो जाते हैं फ्रॉग के, तो पहले टेडपोल बनता है। तो टेडपोल धीरे धीरे क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है, मतलब अपने अंदर हार्मोन से चेंज लाता है, और फिर उसकी बॉडी टेडपोल स्टेज से, जो कि एक फिश जैसी स्टेज होती है, गिल से रिस्पायर करती है, और टेल भी होती है, एक लंबा होता है वो फ्रॉग धीरे धीरे उससे फ्रॉग बनता है, एडल्ट में चेंज हो के बॉडी, उसकी टेल गायब हो जाती है, और उसके जो गिल्स हैं उसकी जगह लंग्स ले लेते हैं, लंग से सांस लेते हैं वो, और उसकी स्किन पे बहुत सारे म्यूकस और बहुत मॉइस्ट रहने के लिए ग्लैंड्स हो जाते हैं, तो फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अपोजिट में क्या, कि बिल्कुल जिस तरह से जो एडल्ट है उसी का स्मॉल फॉर्म ही बर्थ लेता है, मतलब जो एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट को करता है डिलीवर, एंड जो डॉग है वो पपीज को डिलीवर करता है, तो दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो एडल्ट से रिजेंबल करता है। इज इट क्लियर? मैम इनडायरेक्ट वाला फिर से बताना। इनडायरेक्ट में एक ऐसा होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो लार्वा फॉर्म में, प्यूपा फॉर्म में और कोकून फॉर्म, इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चेंज होती है, जिस चेंज को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो हार्मोनल डेवलपमेंट है, एक तरह से हार्मोन की प्रेजेंस में धीरे धीरे बॉडी में चेंज आता है। और ऑफस्प्रिंग जो होता है वो अडल्ट से रिजेंबल नहीं करता, बिल्कुल अलग होता है उसका शेप वगैरह, पर धीरे धीरे उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है और वो एडल्ट बनता है, and that is indirect development. Okay, ओके मैम। एग्जाम्पल है टीनोफोर्स में प्लूरोबैकिया एंड स्टीनोप्लाना। तो अभी हमने तीन चीजें पढ़ी, स्पॉन्जेस पढ़ी, सीलेंट्रेट्स पढ़े, और टीनोफोर्स हमने डिस्कस किए। अभी हम एक जल्दी से एक वीडियो देखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा। वैसे टाइम तो नहीं है बट फिर भी स्टिल कोशिश करते हैं अगर चलती है तो। या तो मैं उसका लिंक आपको उसमें भेज दूंगी ग्रुप में, तो आप उसमें देख लेना, क्योंकि अभी पता नहीं कौन से फोल्डर में सेव होगा।